हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो अपन बात करेंगे वो करेंगे जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी लर्निंग के ऊपर क्या बोला है, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर क्या बोला है। तो ऐसे ही मैंने, अगर मैं इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस वीडियो के अंदर मैंने 4 से 5 जो ट्रेडर हैं सक्सेसफुल ट्रेडर, उनको उनका जो इंटरव्यू है उनकी क्लिप्स उठाई हैं और उनको मर्ज किया है और उन्होंने ऐसे क्या क्या पॉइंट बोले हैं जिनको सीख के आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक बढ़िया चीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्या क्या पॉइंट बोले हैं जो वास्तव में आपको सीखने चाहिए। अपन इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद मैं बीच बीच में अपना जो टॉपिक है, अपना पर्सपेक्टिव है वो रखता रहूंगा, आपको मैं बताता रहूंगा, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो सारे इंडियन ट्रेडर हैं। तो इंडियन ट्रेडर बैंक निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, निफ्टी स्टॉक्स वगैरह के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता भी रहूंगा इसमें बीच बीच के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडर हैं अब उनके ऊपर अपन बात करते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं। ओके, How do you look at trades and decide what to do? What's a good setup for you? आप अपने ट्रेड को किस तरीके से देखते हो, आप किस तरीके से ट्रेड को प्लान करते हो, कौन सा सेटअप यूज करते हो, उसके ऊपर बताइए। आप अब ये बताएंगे उस चीज को लेके। I'm primarily a trend follower, but I have three rules. मैं शुरू में तो ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, कि ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये चीज़ आपने काफ़ी बार सुने भी होगी, लेकिन मेरे 3 रूल हैं। अब वो 3 रूल ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। The first rule is the good trade is a hard trade. The second जो अच्छे ट्रेड होंगे वो सबसे कठिन ट्रेड होंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उन शुरू में ट्रेड को ढूंढने के अंदर। आपको अच्छे ट्रेड के सेटअप ही बहुत कम मिलेंगे, इसलिए जब भी आपको एक बेस्ट सेटअप मिलेगा तो वो काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आपको समझना होगा ये चीज़ को। rule is that I want to fade the short-term trend against the longer-term trend. The third मैं जो ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी अवधि के जो ट्रेड होते हैं ना, जैसे छोटे समय के ट्रेड, उनको ये अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा यकीन करते हैं। ये इनकी एक ट्रेडिंग स्टाइल है। third rule is that I want to put my entries where the masses put their stop. Most people will put their stops at very predictable places. थर्ड रूल इन्होंने ये बताया है कि मैं अपनी एंट्री वहाँ पे प्लान करता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। आपने कोई स्विंग देखा, वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, तो इन्होंने कहा है कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है, आपका जहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा वहाँ पे ऑर्डर रहता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरा ऑर्डर हिट हो जाएगा और उसके बाद फिर ट्रेड मेरा साथ के अंदर चलेगा। ये मेरे 3 रूल हैं जो इन्होंने अभी बताए हैं। If you're an institutional trader, your job is to generate the liquidity to get into the position. अगर आप इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं तो आपका काम है कि लिक्विडिटी को जनरेट करना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उसके बाद आपके फेवर के अंदर मार्केट चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होगा तो उसका काम होगा कि लिक्विडिटी जनरेट करे, स्टॉप लॉस जनरेट करे वहाँ पे उस जगह के ऊपर, और स्टॉप लॉस को हिट करवाए और पोजीशन के अंदर एंट्री करे। क्योंकि अगर वो एंट्री नहीं कर पाएगा तो मार्केट चलेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट को तो वही प्ले करते हैं। You just can't press the button like us. So invariably, the market makers will not know where the stops are, or they couldn't be bothered to find out. But they know that most people will put their stop a tick or two below the last low. And invariably, the market will go to where the obvious stops are over and over and over again. So rule number 3 is I want to put my entries at the obvious stop. So the next time you're going to put a trade on. इन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है ना, वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि अपना सीधा ऐसे अपन जैसे बटन दबा देते हैं क्लिक, ट्रेड एंट्री के लिए अपना एंट्री हो जाता है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं उनका ऐसे एंट्री नहीं होती है, उनको बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर वो एंट्री करते हैं, तो इतनी क्वांटिटी उनको अवेलेबल ही नहीं होती, तो इसलिए वो ट्रैप डालते हैं। ट्रैप मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी होगा पहले स्टॉप लॉस वाली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ट्रैप डाले जाते हैं, किस तरीके से एंट्री करी जाती है। उसके बाद एंट्री हुई, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन लेता है। लेकिन ट्रेडर अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर। I think anyone starting trading is going to lose money for several years. You know, you're looking for a career that pays a lot of money. Everyone trading wants to make a lot of money. ट्रेडिंग की शुरुआत के अंदर कुछ सालों तक सभी लॉस करते हैं, ये इनका एक्सपीरियंस है। अब आगे सुनते हैं। You're competing against extremely smart people, and it's essentially a zero-sum game.
So you're trying to take money from really, really smart people who are trying to take money from you. ये चीज़ें मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो के अंदर बताई थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि आप अकेले ट्रेड कर रहे हो। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग जो हैं उनसे कंपटीशन कर रहे हो, क्योंकि आप अगर जीतोगे तो आप उनसे पैसा लेके जाओगे, लेकिन अगर वो जीते तो वो आपसे पैसा लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़, अब ये चीज़ें समझो कि किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, किसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, किसके पास न्यूज़ के सोर्सेज ज़्यादा हैं अपने से, किसके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल है। तो सब चीज़ों में वो जीत रहे हैं इस तरीके से। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये चीज़ें आप समझ के चलना कि आप दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, और यही चीज़ यही बोल रहे हैं, ठीक है। And when you start out, they're going to win. You're going to lose money. And but if you have the discipline and you're careful and you learn how to be objective and you try not to be greedy and you know use stops, you use profit targets. I believe it's something that you can do. इन्होंने आखिरी में क्या बोला, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो करते हो, अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो, अगर आपने एक अपना पूरा रूल की बुक बना रखी है कि मेरे को इतना परसेंटेज रिस्क लेना है, इतना कैपिटल के ऊपर मेरे को लॉस लेना है, प्रॉफिट टारगेट आप लगाते हो कि यहाँ तक मैं प्रॉफिट ले लूँगा, यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन या रूल से चलते हो, तो आप ज़रूर यहाँ पे सक्सीड कर जाओगे। मतलब आप यहाँ पे विन करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इन्होंने आखिरी में यही कहा, क्योंकि ट्रेडिंग में बिल्कुल डिसिप्लिन आपको चाहिए ही होगा। डिसिप्लिन के बगैर यहाँ पे आप विन नहीं कर सकते, और ये श्योर है। 3 नंबर के ट्रेडर क्या बोलते हैं, इस पे चलते हैं। Talking about why retail traders probably shouldn't trade like retail traders and should trade like institutions instead. Sam, how is it different? How do retail traders trade differently than institutions? ये पूछ रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं उनके तरीके से रिटेल ट्रेडर क्यों ट्रेड नहीं करते हैं, रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है, ऐसे क्या चीज़ें जो इनको अलग बनाती है, रिटेल ट्रेडर क्यों इतने ज़्यादा लॉस में होते हैं, ये रीज़न बेसिकली पूछ रहे हैं। ये जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है इंस्टीट्यूशन ट्रेडर। ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो इनके साथ शेयर करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये बताएंगे। ओके। Yeah, you know, I started on the institutional side of the business, and after a few years, kind of transferred over to the retail side. And when you do, you know, that was like 17, 18 years ago, and you know, still to today at the expos and everything else, you see people are just there's this big game going on. इन्होंने बताया कि मैंने अब जैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया फंड मैनेजमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, कि अब मैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाके ट्रेड करता हूँ। तो अगर मैं 16-17 साल पीछे जाके देखता हूँ, जब मैं रिटेल ट्रेडर था, रिटेल ट्रेडर की तरीके से ट्रेड करता था, और उस समय को और आज के टाइम के अंदर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसको कंपेयर करता हूँ, तो पूरा मेरे को एक एक्सपोजर मिलता है कि क्या चीज़ें चलती हैं, क्या चीज़ें नहीं चलती हैं। एक रिटेल ट्रेडर की सोच में कितना फ़र्क होता है, वो क्या नहीं सोच पाता, उनको पता ही नहीं होता कि क्या गेम यहाँ पे प्ले हो रहा है। And they don't know the rules of the game, and most people don't even know that there's a game going, you know, game being played. इनको पता ही नहीं होता कि क्या गेम खेला जा रहा है उनके पीछे से, और काफ़ी लोगों को रूल ही नहीं पता कि वो गेम को खेलने के रूल क्या हैं, और 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि आपके पीछे गेम चल भी रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन, जैसे आपको पहली क्लिप में आपने देखा होगा कि डेविड पॉल ने बताया था कि कैसे आपके जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है वहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं, बिग मनी होती है, उनके ऑर्डर रखे हुए होते हैं। जैसे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उनके जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होंगे, जिससे वो मार्केट में एंट्री करेंगे, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस उनकी एंट्री पोजिशन होती है। इसीलिए आपको अभी पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या गेम चलता है। सिंपल एक चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बताई है अभी, कि आप सोच रहे हो कि आप कैसे कंपेयर करोगे आप उन सब चीज़ों को। कितना ज़्यादा एआई ट्रेडिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा जो एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, वो आपको पता भी नहीं। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, आप पता नहीं आप क्या करोगे अगली सेकंड के अंदर, आपका इतना भी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एआई के अंदर सब कोडिंग सेट है कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कितना % लॉस लेगा, कितना स्टॉप लॉस कट करेगा, कितना प्रॉफिट लेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं है।
देखो इनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं कि ज़्यादा जल्दी न्यूज़ मिल जाती है इनको, या फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके पास कैपिटल है, ज़्यादा अच्छी तरीके से ये मिल के ट्रेड कर पाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें चलती हैं उनके पीछे, लेकिन रिटेल ट्रेडर को इतना सब पता ही नहीं होता। और मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर क्यों ऐसा सोचते हैं। अब आप बोलोगे कि यार आप बाहर के लोगों को क्यों बता रहे हो। देखो मोस्टली पैसा कौन ठोकता है इंडिया के अंदर, FIDI वगैरह यही सब चलते हैं। कोई सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, मोस्टली सिंगापुर से होते हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें। जैसे जैन स्ट्रीट करके अब जैसे है ये आजकल के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अपने मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें इस तरीके से ही चलती हैं लगभग लगभग। जैसे ये डिफरेंट लोगों को जो एक्सपीरियंस है ना, अपन इस तरीके से ग्रैब करते हैं कि अपन इसका इंटरव्यू देख रहे हैं, उसकी क्लिप्स देख रहे हैं कि क्या लोगों ने क्या बोला, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि क्या किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं अपन। ओके, अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। People that are trading or investing and not successful, maybe they're losing, maybe they're not losing but not making any money. The reason is because they're thinking and trading like a retail trader. लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो कुछ तो कमा नहीं पाते, लेकिन कुछ कमाते भी हैं तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में रहते हैं इनके अकॉर्डिंग। वो इसलिए नहीं कमाते क्योंकि वो सोचते हैं रिटेल ट्रेडर की तरीके से। उनको अभी एक्सपोजर है नहीं कि थोड़ी सी सोच को डिफरेंट करनी चाहिए। जो थिंक है, अपनी थिंकिंग है, उसको थोड़ा सा डिफरेंस एक रूट देना होता है अपने को कि यार इस साइड में अपने को थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक चीज़ है सेम टू सेम फॉलो करेंगे रोज के रोज कि यार ये चीज़ें गलत हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन बार बार अपन उसको काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। We try to do when I try to talk about it at the events and online training academy is you need to stop, get out of that world and start thinking and trading like an institution. And coming from the trading floor, the Chicago Mercantile Exchange, you see that both groups actually do the opposite. When institutions are aggressively buying, retail is aggressively selling, and vice versa. अगर आप शिकागो मटेरियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे कि आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि रिटेल ट्रेडर जिस तरीके से काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन उसके बिल्कुल अगेंस्ट में काम करता है। वो दोनों बिल्कुल अगेंस्ट में काम करते हैं इनके अकॉर्डिंग। So what we do is kind of just map that out on a price chart, and there's some mistakes that retail. और इन्होंने ये भी बताया था कि हम सिखाते हैं अपनी जो ट्रेनिंग होती है उनमें भी हम बताते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन के तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हो। हम चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस पे भी बताते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो एक जो इंस्टीट्यूशन एरिया है, वो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। Traders make. I mean, there's some obvious ones. Retail's buying, institutions selling. When prices are down and things are cheap, the news is bad. There's a downtrend. How many books have you read that said buying a downtrend? It doesn't exist. देखो इन्होंने जाते जाते ये बता दिया कि आपको ये देखना होता है कि ट्रेंड डाउन है कि प्राइस सब कुछ बताता है। आप सोच रहे हो कि न्यूज़ देख ले, ये देख ले, वो देख ले, नहीं। आप एक चीज़ बताओ, इन्होंने बताया कि प्राइस सब कुछ बताता है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई न्यूज़ खराब है वहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने जाते जाते एक एग्जांपल दिया। इन्होंने बताया कि ऐसी आपने कितनी बुक देखी है जो ये बताती हो कि डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक्स को बाई करना चाहिए, आपको एक भी बुक नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। होप है कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चौथे नंबर का ट्रेडर है, उनसे भी देखते हैं। Is there any kind of objective way you gauge this? Is it previous highs and lows? You're drawing trend lines, or how do you do that? I use many tools. बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आप जो ट्रेडिंग में यूज़ क्या क्या टूल यूज़ करते हो, या फिर किस किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो, या फिर क्या चीज़ यूज़ करते हो, अपनी बेसिकली स्ट्रेटजी या फिर मेथड, क्या मेथड यूज़ करते हो। Most important thing for me is breakouts. I look for large trend bars, and I look how the market responds after it creates a large trend bar. I also use trend lines. I also use trend channel lines. I also use measured moves. I don't use Elliott wave, and I don't use Fibonacci, and I don't use indicators. And are you इन्होंने बताया कि मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट्स। मैं ब्रेकआउट्स पे देखता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन अपना प्लान करता हूँ।
ट्रेंड लाइन में यूज़ करता हूँ, ऊपर से मैं जो चैनल ब्रेकआउट होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, ईलेट वेव जैसे मैं यूज़ नहीं करता, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं फिबोनाची टूल यूज़ नहीं करता। देखो, अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो फिबोनाची यूज़ ही नहीं करते तो अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो, सब ट्रेडर अलग अलग होते हैं, सबकी अप्रोच अलग होती है, सबका जो एज होता है वो अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इनके लिए फिबोनाची फ्रूटफुल नहीं है तो आपके लिए भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा काम करे जो इनके लिए काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। You're technical, or do you watch the news, the fundamentals at You know, all? to me, news has no benefit to trading. It's entirely baked into the price charts. You know, it's bad for a trader. देखो, इन्होंने जाते जाते भी वही बात बोल दी। इन्होंने पूछा आप क्या यूज़ करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, या फिर आप न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि न्यूज़ के ऊपर मैं बिल्कुल काम नहीं करता, न्यूज़ जो है वो बहुत खतरनाक है ट्रेडिंग के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए। देखो, सिंपली क्या होता है ना, आप सोच रहे हो कि आपके पास अगर न्यूज़ आई है, अब जैसे अभी करंट का सिनेरियो ले लेते हैं, इलेक्शन के ऊपर कितनी हाइप थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ऐसे ही जब बजट आया था तब इतनी हाइप बना दी थी चीज़ों की, देखो कितनी न्यूज़ फ्लो हुई थी। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला है कि क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। मार्केट 10% फॉल हुआ इलेक्शन वाले दिन, सर्किट लगते लगते बचे मार्केट के अंदर। और बजट वाले दिन क्या हुआ, मार्केट मूवमेंट ही नहीं हुआ, उससे अगले दिन मार्केट मूवमेंट हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यूज़ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सिंपल, न्यूज़ आ रही है आप ध्यान ही मत दो न्यूज़ के ऊपर, आप सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड करो, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। 5 नंबर की ट्रेड क्या बोलते हैं देखते हैं। Talking about why traders fail with Stuart McPhee. Welcome, Stuart. Thank you, Tom. Absolutely. I think you've hit the nail on the head there. I think people are attracted to trading because clearly the money and how much money they can make. And I think they ignore other things at their peril. Clearly a complete trading plan is 3 things. And देखो, ज़्यादातर लोग आते हैं ट्रेडिंग कमाने के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से कितना पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग इसलिए करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक उनको पता भी होता है कितना पैसा कमाया जा सकता है, इन्होंने अभी बोला है। लेकिन वो इन चीज़ों के बीच के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मिस कर देते हैं, वो अभी बताएंगे। there's nothing new here. There's the 3 M's. There's the mindset, the money management and the method. माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट और मेथड, 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट और मेथड। मेथड मतलब होता है स्ट्रेटजी। So many people focus on the method. सो मैनी पीपल फोकस ऑन मेथड। देखो, ज़्यादातर लोग मेथड पे ध्यान देते हैं, मतलब स्ट्रेटजी के ऊपर। समझ रहे हो इन्होंने क्या बोला है? तो मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो यही सब बोल रहे हैं, आप फोकस करो एक बार। And they really do ignore money management or the mindset and the psychology. और वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है माइंडसेट को और साइकोलॉजी को। I think a lot of people recognize that the psychology is such an important part of what we do, but they probably don't accept it really as being such a vital part, and they focus so much on the method, the entry, the trading system. So my key message, doesn't matter who you are, you need to have a trading plan. इन्होंने बताया है कि काफ़ी लोग हैं जो समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वास्तव में कारगर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शायद अगर आपकी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने शाम को कुछ रूल बनाए कि कल हम मार्केट के अंदर इस रूल को फॉलो करेंगे, साइकोलॉजी एकदम बढ़िया करके आए, लेकिन आप ध्यान में रखते हुए भी आपको एक ट्रेड गलत हो गया, 2 ट्रेड गलत हो गया, फिर जो तीसरा ट्रेड आएगा उस पर फिर आप करोगे कि यार ये चल जाए, क्या पता नहीं चले, फिर वो आप एक ट्रेड ले लेते हो, फिर वो ट्रेड नहीं चलेगा, फिर आप सोचोगे कि यार अब चौथे ट्रेड पे जाना चाहिए, अब वहाँ पे रूल ब्रेक हो गए, अब आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होगी। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि यार गलत कर रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। ये होता है कि एक्सेप्ट ना करना साइकोलॉजी को। आगे सुनते हैं। And that trading plan must suit you. Every single consistently profitable trader out there has a trading plan. It works for them, it's right for them, and they use it every day and they implement it every day, and they're very, very successful doing that. And you ask anyone who's failing, do you have a trading plan? Many will say, not really. Some will say, well, I think I do, but not really sure. The bottom line is, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनके पास, सबके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है और वो उनके ऊपर वर्क करते हैं हर रोज। लेकिन अगर रिटेल ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर से पूछोगे कि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान है, क्या आप उस पर काम करते हो, तो वो कहेंगे हाँ है, नहीं है,
हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत। तो इन्होंने इस तरीके से बताया उस चीज़ को। Anyone who's successful does have one. Those who don't, generally, the odds are they won't succeed. कि सबसे पहले आप अपना एक सेक्टर चुनिए, अपना एक स्टॉक चुनिए, इंडेक्स चुनिए, फ्यूचर मार्केट जो आपका चुनना है चुनिए, लेकिन एक पे वर्क कीजिए, एक पे अपना वर्क कीजिए, एक पे अपनी स्ट्रेटजी लगाइए और उस पे ही बस फोकस कीजिए, उसी पे ही काम कीजिए, उसी को ही एनालिसिस कीजिए। उससे दो तीन चीज़ें होंगी कि आपको पता चलेगा कि आपकी क्या चीज़ें सही तरीके से जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं जा रही हैं, क्या चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आपका मेथड यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं या फिर टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं। तो उसके ऊपर काम करोगे तो आपकी उस सेक्टर के ऊपर या फिर उस स्टॉक के ऊपर आपका अप्रोच बढ़ेगा। एक चीज़ पे मास्टरी कीजिए। तो आपको होप है कि समझ में आया होगा ये सेशन। मैंने ये क्लिप्स उठाई है जो मेरे को अच्छी लगी कि ये चीज़ आपको सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा मैंने आपके सामने। अच्छा लगा होगा आपको, आपको नई नई चीज़ें भी कुछ सीखने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।